नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। महाराष्ट्र में भले ही विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया हो, भले ही प्रचंड बहुमत के साथ महायुति की सरकार बन गई हो, लेकिन अब भी महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेल होना बाकी है। इसके कयास लगाए जा रहे हैं और इसके सूत्रधार डिप्टी सीएम अजित पवार बन सकते हैं। अजित पवार को आयकर विभाग से मिली 1000 करोड़ की राहत को इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है। आखिर कैसे डिप्टी सीएम बनते ही अजित पवार को अगले ही दिन इतनी बड़ी राहत मिल गई, ये रिपोर्ट देखिए। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस, मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक पांच को डिप्टी सीएम का शपथ, 6 को 1000 करोड़ की राहत। अजित के साथ बीजेपी का प्लान, शिंदे शरद को हो सकता है नुकसान। महाराष्ट्र में पवार का पावर, बीजेपी ने इसलिए किया हायर। अजित पवार शरद पवार का भतीजा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र की मौजूदा महायुति सरकार में डिप्टी सीएम की भूमिका। बीते 5 दिसंबर को ही अजित पवार छठी बार महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये तीसरी बार है जब अजित पवार बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे। यहां तक तो ठीक था, इसमें किसी को कोई हैरानी या परेशानी की बात नहीं थी। राजनीति में कब कौन किस कुर्सी पर बैठ जाए किसी को नहीं पता, लेकिन 5 दिसंबर को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के अगले ही दिन अजित पवार को लेकर जो खबर आई वो न सिर्फ कई तरह के सवाल खड़े कर रही, बल्कि सियासत का एक स्याह सच भी उजागर कर रहा है। दरअसल हुआ ये कि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के अगले ही दिन अजित पवार के जब्त बेनामी संपत्ति रिलीज करने का आदेश आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने पवार की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दे दिया है। करीबन 3 साल पहले 7 अक्टूबर 2021 में छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन संपत्तियों को जब्त किया था। जब्त संपत्तियों में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार की भी संपत्तियां शामिल थी। बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम के तहत की गई इस कार्रवाई में मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में अजित पवार और उनसे जुड़े लोगों के आवास और कार्यालय की तलाशी ली गई थी। इसमें अजित पवार और उनसे जुड़े काफी करीबी लोग शामिल थे, लेकिन अब इन सारी प्रॉपर्टीज को क्लियर कर दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने संपत्तियां मुक्त करने का आदेश सुनाते हुए कहा कि संपत्तियों को लेकर कोई गैर कानूनी हेरफेर होने का सबूत आयकर विभाग पेश नहीं कर पाया है। बेनामी लेन देन के बाद भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। सभी ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम के जरिए हैं। जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई। बेनामी लेन देन होने के बाद स्पष्ट नहीं हो रही। ट्रिब्यूनल की ओर से जैसे ही यह फैसला आया, महाराष्ट्र से लेकर देश की सियासत में हलचल तेज हो गई। विपक्षी महाविकास अघाड़ी आक्रामक हो गया। एक सुर में सब कहने लगे कि वॉशिंग मशीन में जाते ही अजित पवार बेदाग हो गए। भाजपा का मकान ही ऐसा बना है जहां पे उसके घर में घुसता है, एंट्री मिलती है तो वो क्लीन होके बाहर आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो दूर रहता है वो उनके इसमें वो पूरा बुरी तरह गंदा दिखता है, उनके ऊपर कुछ दाग होते हैं, पर इनके घर में आने के बाद में सब दाग निकल जाते हैं। ये पूरा दाग धोने का एकमेव मकान कौन सा है तो वो बीजेपी है। ये अभी हिंदुस्तान में प्रूव हो चुका है। क्लीन चिट तो मिलनी ही है ना। प्रफुल्ल भाई पटेल को मिली, अजित दादा पवार को मिली, अब नवाब मलिक को मिलेंगी। बात ऐसी है कि 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति उनकी जब्त हो गई थी। आंकड़ा सुन लीजिए, 1000 करोड़। प्रफुल्ल भाई पटेल उनकी लगभग 300 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की थी।
प्रफुल्ल भाई के ऊपर आरोप क्या था कि उनका दाऊद इब्राहिम से लिंक है और वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है दोनों में, इकबाल मिर्ची, और उससे वो प्रॉपर्टी खरीदे। हम बोलते थे गलत है, यह आरोप गलत है। अजित पवार जी की प्रॉपर्टी भी जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग दिखाया 1000 करोड़। दोनों सदमे में गए, प्रेशर में आए, उनका चेहरा उस वक्त देखने लायक था, लेकिन बीजेपी में चले गए। प्रफुल्ल भाई पटेल की प्रॉपर्टी मुक्त हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग का धब्बा निकाल दिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्री कर दी। अजीत दादा पवार कल शपथ ली बीजेपी के साथ मोदी जी के उपस्थिति में। जिस मोदी जी ने अजीत दादा पवार के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप किया था, सिंचन घोटाला, और उसी पैसे से ये प्रॉपर्टी लिया, ऐसा आरोप था उनके ऊपर। अब 2 या 3 दिन में ईडी इनकम टैक्स ने उनकी प्रॉपर्टी क्लियर कर दी। बीजेपी में आइए, हमसे हाथ मिलाइए और जो काला धन है सफेद करिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के दूसरे ही दिन दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने अजित पवार जी की 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को रिलीज कर दिया है। इसकी वजह से महाराष्ट्र की जनता के मन में संदेह निर्माण हुआ है कि क्या स्वायत्त होने के बावजूद केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की जनता को इस विषय पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, यह हमारी मांग है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी के दलों की ओर से सवाल उठाए जाने पर सत्ताधारी महायुति की पार्टियां भी अपने नेता के बचाव में उतर आई। सेंट्रल की एजेंसियां किस तरीके से काम करती है, उनकी कार्यप्रणाली को समझना बेहद जरूरी है। अगर सरकार में होते हुए या पद की शपथ लेते हुए ही क्लीन चिट देनी थी तो ये 2.5 साल पहले ही आ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद ट्रिब्यूनल ने आदरणीय अजीत दादा पवार की संपत्ति का सील खोल दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ट्रिब्यूनल की कार्यपद्धति के बारे में जानना बेहद जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी अपनी अलग से कार्यप्रणाली होती है और उसके तहत तहकीकात के बाद और पूरी कानूनन प्रक्रिया के बाद ये हुआ है। अजित दादा के कंपनी और संपत्ति पे जो कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की है, उस पर अजित दादा की जो लीगल टीम है उन्होंने अपील किया है, और अपील में जो इनकम टैक्स का ऑर्डर आया है वो उनके फेवर में आया है, और इसीलिए अजित दादा पवार को क्लीन चिट मिली है। न सिर्फ सहयोगी दलों के नेता बल्कि खुद अजित पवार भी अपने ऊपर उठाए जा रहे सवालों के जवाब देते नजर आए। मैं भाजपा के साथ कब गया हूँ बोलना। 1.5 साल हो गए, तो 1.5 साल क्या हुआ? कुछ भी। अगर उन्होंने जो भी एलिगेशन किया वो सच्ची, उसमें सच मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हर एक को अपील करने का अधिकार है और उन्होंने डिसीजन दिया है। दरअसल अजित पवार को दिल्ली में बेनामी संपत्ति लेन देन अपीलीय ट्रिब्यूनल ने राहत दी। ट्रिब्यूनल ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति के स्वामित्व के आरोपों को खारिज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रिब्यूनल अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुका था, लेकिन 5 नवंबर 2024 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर से याचिका लगाकर पुनर्विचार की अपील की थी, जिसे ट्रिब्यूनल कोर्ट ने खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी संपत्तियां सीधे अजित पवार के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थी। जानकारी के मुताबिक अजित पवार की जो संपत्तियां जब्त की गई थी, उनमें 400 करोड़ से ज्यादा मार्केट वैल्यू की चरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री, साउथ दिल्ली में स्थित 20 करोड़ रुपए का फ्लैट, बेटे पार्थ पवार का निर्मल ऑफिस जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए आकी गई है, गोवा में 250 करोड़ रुपए का निलय रिजॉर्ट। इसके अलावा पुणे और मुंबई समेत महाराष्ट्र की 27 अलग अलग जगहों की जमीन शामिल थी। ये सारी संपत्तियां अब रिलीज कर दी गई। अब इसे संयोग कहीं या फिर कुछ और, हकीकत तो यही है कि महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाते ही डिप्टी सीएम अजित पवार को मानो एक रिवॉर्ड दे दिया गया है। अब इसके पीछे की सियासत क्या है वो भी जान लीजिए। जो टाइमिंग है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। 5 दिसंबर को
अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और उसके एक दिन के बाद ही उनको ट्रिब्यूनल राहत दे देता है और उनको 1000 करोड़ की संपत्ति उनके जो बेटे हैं पार्थ पवार, सुनेत्रा पवार जो उनकी पत्नी हैं, उनको वापस लौटाने का आदेश जारी करता है। अब इसके सियासी मायने तो निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि अजीत पवार जितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे इस सरकार बनने के पहले और शपथ लेने को लेकर, जो उन्होंने कहा था कि मैं शपथ लेने के लिए तैयार हूं भले एकनाथ शिंदे तैयार नहीं है, तो ये एक कॉन्फिडेंस उनका दर्शा रहा था। उनको पता था कि क्या क्या उनकी उनकी जो कमियां हैं या क्या क्या उनके बारे में जो जांच इंक्वायरी है उस पर उनको लाभ मिल सकता है अगर वो बीजेपी की 132 सीटों वाली इस सरकार को अपना समर्थन देते हैं अंदर रहकर। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एनसीपी और अजित पवार को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते थे। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। बहरहाल एनसीपी और अजित पवार के उन घोटालों पर अब ना तो बीजेपी कुछ कहती है और ना ही उनके नेता, इसलिए तो कहा जाता है कि सत्ता की जंग में सब जायज है।